भाई, रोहित भाई। हेलो। 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 हेलो शिवम। हाँ बोल भाई। भाई क्या चल रहा है? आज क्या होगा मतलब? मैंने भी नहीं ली थी यार कल की, पता नहीं। कल नहीं ली थी? नहीं। किसने किसने ली थी? किसी ने ली थी क्या यहाँ पे?
Good morning, everyone. Good morning, sir. तो कल की क्लास में we were discussing simplex method. We were discussing simplex method और simplex algorithm. और कल तक हमने ये देख लिया था कि अगर हमारे पास कोई LPP है, like say this one, जल्दी से एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं. ये वही वाला लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने पहली क्लास में डिस्कस किया था, LPP की पहली क्लास में, जो ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने बनाया था. और इसी प्रॉब्लम को मैं सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से सॉल्व करते निकला. तो मैंने ये समझा कि सबसे पहला काम मुझे करना पड़ता है कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स एल्गोरिथम से सॉल्व करना चाहता हूं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, जिसके लिए मैंने 3 रूल फॉलो किए थे. वो 3 रूल क्या है ये मैंने कल की क्लास में डिस्कस किए थे, आज मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं.
अगर किसी को कोई भी डाउट है तो हाँ मेरे से अभी पूछ ले, मैं एक बार फिर भी उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, दिस वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर मेरे पास इस प्रॉब्लम में 4 वेरिएबल्स हैं, x, y, s1, s2। x और y कहलाते हैं डिसीजन वेरिएबल, s1, s2 कहलाता है स्लैक वेरिएबल। पर सिंप्लेक्स एल्गोरिथम को इसमें समझ में नहीं आता। वो वेरिएबल्स को सिर्फ 2 तरीके से देख सकता है, आइदर एज बेसिस और एज नॉन बेसिस। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम करता क्या है, मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि सिंप्लेक्स एल्गोरिथम फिजिबल रीजन जो होती है जो मेरी फिजिबल रीजन होती है उसके जो वर्टाइसेस पॉइंट्स होते हैं, हम जानते हैं कि इन्हीं वर्टाइसेस पॉइंट्स पे ही हमको फिजिबल रीजन के इन्हीं वर्टाइसेस पॉइंट्स पे ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। तो दोस्तों सिंप्लेक्स एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि ये एल्गोरिथम बाय डिफॉल्ट इस फिजिबल रीजन के वर्टेक्स पॉइंट्स पे ही वैल्यू चेक करता है, और जिस वर्टेक्स पॉइंट की वैल्यू ऑप्टिमल होती है वहां पे आपको इंडिकेट भी कर देता है कि ये ऑप्टिमल है। और जब तक ऑप्टिमल नहीं मिलेगा तब तक आपको वो इटरेशंस करवाता रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, वी ऑलवेज चेक द ओरिजिन एज द फर्स्ट वर्टाइस पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि वो ओरिजिन को फिजिबल रीजन के वर्टेक्स पॉइंट के तौर पे जरूर चेक करता है, 100% चेक करता है। सो दिस 0,0 पॉइंट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट इटरेशन पॉइंट। इसके बाद अगर मैं इसके आगे बढ़ के ये वाले पॉइंट पे जाता हूं तो दिस वन इज कॉल्ड एज द सेकेंड इटरेशन पॉइंट। So basically what we do is we keep on performing iterations, और इन इटरेशंस को परफॉर्म करने की शुरुआत करते हैं हम लोग इस तरीके से कि हम लोग सिंप्लेक्स के एल्गोरिथम को पहले ये बता देते हैं कि फर्स्ट इटरेशन के लिए वो कौन से वेरिएबल्स हैं हमारे इन 4 में से जिसको आप बेसिस मान लीजिए, और वो कौन से हैं जिनको नॉन बेसिस। ऑलवेज रिमेंबर, पहले इटरेशन के लिए कभी भी डिसीजन वेरिएबल को आप बेसिस नहीं मान सकते। फर्स्ट इटरेशन के लिए आपके पास जितने भी डिसीजन वेरिएबल हैं वो सारे बन जाएंगे नॉन बेसिस। इसके बाद आपके पास जितनी भी इक्वेशंस हैं, हर इक्वेशंस में से एक वेरिएबल आपको बेसिस सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर x y बेसिस नहीं हो सकता, तो द वेरिएबल विल बिकम बेसिस इज s1, द वेरिएबल विल बिकम बेसिस फ्रॉम हियर इज s2। क्या मुझे कोई बताएगा क्या कि क्यों मैं पहले इटरेशन के लिए डिसीजन वेरिएबल को बेसिस नहीं मानता? क्या कोई मुझे ये बात क्लैरिफाई करेगा क्या कि क्यों मैं पहले इटरेशन के लिए डिसीजन वेरिएबल को बेसिस नहीं मानता? जल्दी से बोलो यार। सुनो, कल की क्लास में तुम लोग सो गए थे मेरे को लगता है। देखो भाई, मैंने आपको कल ये बताया था कि जो वेरिएबल्स को आप बेसिस मानेंगे जो टेबल में होंगे इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और जो वेरिएबल को आप बेसिस नहीं मानेंगे नॉन बेसिस, उनकी वैल्यू क्या होगी भाई? 0। तो अगर मेरे को फर्स्ट इटरेशन करना है 0,0 पे वैल्यू चेक करनी है x, 0 y, 0, तो जब तक मैं इस x और y को नॉन बेसिस नहीं रखूंगा तब तक क्या इनकी वैल्यू 0 0 होगी? क्या मैं ओरिजिन पे चेक कर पाऊंगा? नो सर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं करते हुए आगे बढ़ता हूं। सर वो टेबल में थोड़ा कंफ्यूजन था सर, वो समझ में ही नहीं आया। क्या चीज में? सर वो जो टेबल आप बनाते थे। ये बना रहा हूं, अभी बना रहा हूं। यस सर। CB CJ बेसिस x y s1 s2 b थीटा, जितने वेरिएबल्स हैं चारों लिख दिए। b जो होता है ये राइट हैंड साइड का कोफिशिएंट है, ये वाली वैल्यू, दिस इज b।
CJ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये मेरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये मेरे वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स का कोफिशिएंट क्या है 3 4 0 0, ये लिख दूंगा यहाँ पे CJ की जगह 3 4 0 0। इसके बाद बेसिस बोलता है, मैंने बेसिस किसको माना पहले इटरेशन के लिए S1 S2, तो यहाँ लिख देता हूँ बेसिस के नीचे S1 S2। CB क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ बेसिस वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बेसिस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या क्या है 0 0 0 0। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट पहली क्या है x प्लस वाई प्लस S1 बराबर 450, तो इनके कोफिशिएंट देख लो, तीनों के 1 1 1 है, तो मैं यहाँ लिखा 1 1 1, S2 का कोफिशिएंट 0, b की वैल्यू 450। इसके बाद यहाँ पे देख लो 1 2 1 2, S1 नहीं था 0, S2 था 1, b 600। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? नो सर। इसके बाद मैं लिखता हूँ ZJ। ZJ मतलब कि मेरा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मेरा, दिस इज माय प्रॉफिट, ओके। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, S1 S2 की वैल्यू जो है, सॉरी x और y की वैल्यू जो है मैंने रखी है 0 0। अगर मैंने x y की वैल्यू 0 रखी है, S1 S2 कितना भी आ जाए, करोड़ों क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर x y 0 है तो प्रॉफिट कितना आएगा भाई 0 0। तो यहां से देखिए कैसे निकालते हैं, दिस इज 0 into 1 प्लस 0 into 1, 0 into 1 प्लस 0 into 1, 0 into 1 प्लस 0 into 2, इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। तो 0 into 1 प्लस 0 into 1 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ये जो बी कॉलम में आया है ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। और ये जो बी कॉलम है इसमें जो ये S1 और S2 की वैल्यू है, S1 और S2 की जो ये वैल्यू है, ये इनकी ओरिजिनल वैल्यू है। समझिएगा मेरी बात को, हमारे पास 450 A था, अब एक भी x बनाया नहीं, एक भी y बनाया नहीं, पूरा का पूरा S1 कितना हो गया 450, एक भी x नहीं बनाया, एक भी y नहीं बनाया, पूरा का पूरा S2 कितना आ गया 600। तो S1 S2 की वैल्यू आपको बी कॉलम में दिख रही है। जो भी वेरिएबल आपके बेसिस कॉलम में होगा, जो भी वेरिएबल आपके बेसिस कॉलम में होगा, उसकी वैल्यू कितनी है वो आपको मिलेगी बी वाले कॉलम में। समझ गए ना मेरी बात को? यस सर। तो ये जो मैंने पहला इटरेशन किया है, दिस फर्स्ट इटरेशन दैट आई हैव परफॉर्म्ड, द फर्स्ट इटरेशन, इस पहले इटरेशन पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, S1 इक्वल टू 450, S2 इक्वल टू 600 और प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। Whether this particular solution is optimal or not, ये तो पता है कि ये मेरा एक फिजिबल सॉल्यूशन है, एक वर्टेक्स पॉइंट है फिजिबल रीजन का, क्योंकि सिंप्लेक्स एल्गोरिथम वर्टेक्स पॉइंट पे ही वैल्यू चेक करता है। तो ये तो मेरे को सुनिश्चित है कि ये एक फिजिबल रीजन का वर्टेक्स पॉइंट है। बट वेदर दिस इज ऑप्टिमल और नॉट, इसके लिए क्या चेक करूंगा, बता दो यार, क्या चेक करूंगा? सर CJ माइनस ZJ। शाबाश शाबाश शाबाश, इसके लिए चेक करूंगा CJ माइनस ZJ। ऑलवेज रिमेंबर CJ माइनस ZJ इज द ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। CJ माइनस ZJ माय फ्रेंड्स आर द ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, वेदर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट। तो ये है मेरा CJ, ये है मेरा ZJ, ये है मेरा CJ, ये है मेरा ZJ, ये है मेरा CJ, ये है मेरा ZJ। तो फटाफट करता हूं, 3 माइनस 4, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 0 4, 0 0। रूल ये बोलता है कि अगर आप मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं, और जो कि हम लोग कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ही है, प्रॉफिट को बढ़ाना मेरा ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं मैक्सिमाइजेशन कर रहा हूं, CJ माइनस ZJ में एक भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो मतलब है कि ये वाला जो इटरेशन है इसने ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दिया। इस तरीके से समझ लीजिए, कल की क्लास में एक अच्छा एग्जांपल दिमाग में आ गया था, इसको इस तरीके से समझ लीजिए, इस तरीके से समझ लीजिए कि भैया इंडिया टीम में इस समय शिखर धवन, ये है आपका शिखर धवन, ये सॉरी क्या कर रहा हूं, ये है आपका शिखर धवन, ये है आपका रोहित शर्मा, ये है शिखर धवन, ये है रोहित शर्मा। शिखर धवन जो है ये 450 बॉल खेल लिया,
450 मौके दिए इसको, 450 बॉल खेल लिया ये शिखर धवन, लेकिन एक बॉल पे रन कितना बनाता है? 0। तो 450 बॉल खेल के हर बॉल पे 0 बनाएगा, टीम में कोई योगदान नहीं दिया। रोहित शर्मा 600 बॉल खेल चुका है, हर बॉल पे 0 बनाता है, टीम में कोई योगदान नहीं दिया। लेकिन सीजे माइनस जेडजे में जो ये 2 पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है, ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि यार दिस इज करस्पॉन्डिंग टू एक्स, लेट्स से एक्स इज रोहित शर्मा, अरे एक्स इज विराट कोहली। विराट कोहली बोलता है कि मेरे को तो एक बॉल खेलने दोगे मैं तो 3 रन बनाऊंगा, और वाई है धोनी, धोनी बोलता है मेरे को एक बॉल खेलने दोगे तो मैं तो 4 रन बनाऊंगा। तो सोचो कि अगर ये जो 450 600 बॉल S1 S2 खेल के बर्बाद कर रहे हैं, टीम को नुकसान दे रहे हैं, अगर उसकी जगह एक्स और वाई आ जाए, विराट कोहली या धोनी आ जाए जो एक बॉल पे 3 और 4 बनाएगा, तो टीम का स्कोर तो गदा बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात यार? यस सर। तो दोस्तों बेसिकली क्या है, एक्स और वाई ही आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट है। पहले इटरेशन पे 0-0 था, कल के टेबल के लिए बाहर था, लेकिन एक्स और वाई ही तो प्रॉफिट देगा। 3 रुपए एक एक्स के पीछे का प्रॉफिट है, 4 रुपए एक वाई के पीछे का प्रॉफिट है। जब तक एक्स वाई टेबल में नहीं घुसेगा, टीम को कोई मुनाफा नहीं होगा, आपको किसी प्रकार की कोई अर्निंग, कोई प्रॉफिट नहीं होगी। एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये 0 को बढ़ाना है, 0 को बढ़ाना है, जितना हो सके उतना बढ़ाना है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना? तो सुनो, तो मैं क्या करता हूं, जैसे ही मेरे को दिखता है सीजे माइनस जेडजे में पॉजिटिव, मैक्सिमाइजेशन में जैसे ही दिखता है पॉजिटिव, मैक्सिमाइजेशन में जैसे ही दिखता है पॉजिटिव, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, एक बॉल पे सबसे ज्यादा रन बनाता है, उसको बनाता हूं एंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल मतलब क्या कि वाई जो है ये जाएगा टेबल के अंदर, एंटर मारेगा। जैसे ही ये डिसाइड कर देता हूं ना, ये वाली जो मेरी कॉलम है, ये वाली जो मेरी कॉलम है, ये वाली जो मेरी कॉलम है, ये बन जाती है मेरी की कॉलम। ये बन जाती है की कॉलम। अब दोस्तों मैदान में खेलने की जगह तो 2 खिलाड़ी की है। अगर मैंने धोनी को अंदर भेज दिया और मैदान में खेलने की जगह 2 ही खिलाड़ी की है, टेबल के अंदर 2 ही पोजीशंस हैं, तो किसी एक को मेरे को आउट भी तो करना पड़ेगा। सवाल यह है किसको करूं, सवाल यह है किसको करूं, किसको करूं, इसको निकालते हैं अपन, चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ थीटा। थीटा इज कॉल्ड एज व्हाट? क्या बोलते हैं बेटा थीटा को? रिप्लेसमेंट रेशियो। थीटा निकलता कैसे है? बी बाई ए, बी बाई स्मॉल ए। बी तो ये रहा, बी तो ये रहा, स्मॉल ए कहां से लाओगे? स्मॉल ए कहां से लाओगे? अब ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला जो वैल्यू है, ये और ये आपका स्मॉल ए है। नहीं समझे क्या? हेलो 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 हेलो, समझ रहे हैं सर? यस सर, समझ गए। समझ रहे हो ना? अबे कहीं पर भी नहीं समझ में आया रोक देना, ठीक है ना? क्या होता है, क्या होता है? चलिए, तो b बाई ए निकालना है। थीटा इज b बाई ए, 450 बटा 1, 550, 600 बटा 2, 300। समझिएगा मेरी बात को। अच्छा, आपको याद है क्या, आप लोगों को याद है क्या, आप लोगों को याद है क्या कि मैंने आपसे जब वो वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों से जब वो वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, कौन सा वाला क्वेश्चन? अबे यही वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन, ये वाला जब क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैंने आपसे पूछा था कि आप मैक्सिमम वाई कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। अबे पूछा था 300। वेरी गुड, द मैक्सिमम वाई आई कैन प्रोड्यूस इज 300। रिमेंबर, अबे वाई बनाने के लिए एक ए चाहिए था, 2 बी चाहिए था। ए तो 450 है, लेकिन बी मेरे पास 600 था, तो 600 बी के इस्तेमाल से मैक्सिमम 300 ही वाई बना पाऊंगा ना मेरे भाई।
अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम लोगों को यार। आ रहा है सर। आ रहा है है। ना? तो देखो सुनो 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 सुनो, अगर तुमने y को टेबल के अंदर भेजा तो मतलब है ना कि तुम y बनाना चाहते हो। अगर तुमने y को टेबल के अंदर भेज दिया तो मतलब है ना कि तुम y बनाना चाहते हो। सवाल ये था कि मैक्सिमम y कितना बना सकते हो। अबे देखो यहाँ पे तो निकालना भी नहीं पड़ा। मैंने कल की क्लास में बताया था कि थीटा जो है, मैंने कल की क्लास में बताया था, अभी ये क्या हो रहा है, हाँ मैंने कल की क्लास में बताया था दोस्तों कि थीटा जो है रिप्लेसमेंट रेशियो है। ये बताएगा कि धोनी जाएगा बैटिंग करना है तो किसको आउट करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि उसको आउट करना जिसका थीटा क्या हो, कम। कम हो। जिसका थीटा कम हो वो बनता है एग्जिट वेरिएबल। एग्जिट वेरिएबल मतलब क्या, अगले टेबल में y आएगा अंदर, S2 जाएगा बाहर, रोहित शर्मा जाएगा बाहर, कौन है ये, धोनी आएगा अंदर। और ये वाली जो दोस्तों रो है, ये जो रो है ये कौन सी रो बनेगी, कीरो। की रो बनेगी, की रो बनेगी। अबे देखो कम वाला क्यों लिया, कम वाला क्यों लिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसने आपको बता दिया कि वाई जाएगा तो मैक्सिमम 300 बॉल ही खेल पाएगा, वाई जाएगा तो मैक्सिमम 300 बॉल ही खेल पाएगा। अबे नहीं समझे क्या, वाई जो आगे है आगे। वो 300 बॉल से ज्यादा तो खेल ही नहीं सकता ना। 300 से ज्यादा मैं वाई बना ही नहीं सकता, मेरे पास उतना रॉ मटेरियल ही नहीं है। रोहित शर्मा शिखर धवन कितनी भी बॉल खेले, लेकिन धोनी जाएगा तो उतनी बॉल नहीं खेल पाएगा। कितनी खेलेगा ये निकाला मैंने थीटा से, थीटा चेक किया बी बाई ए से, बी बाई ए में जो छोटा आया वही धोनी का मैक्सिमम अलाउएबल बॉल खेलना है, वही वाई का मैक्सिमम अलाउएबल प्रोडक्ट बनाना है। सर ये नहीं समझ आया सर। अरे यार कितना बना सकता है तू वाई मैक्सिमम, ये भी नहीं समझ में आया क्या? अबे अच्छा नहीं आया थ्री, तो बोलना। क्या सर? ये वाई तू मैक्सिमम कितना बना सकता है? अरे यार तो वो क्वेश्चन याद नहीं है क्या, क्यों नहीं आशीष? सर मैं, नहीं सर मैं एक दो दिन छूट गई थी मेरी क्लास बीच में, अरे इसलिए। यार अरे यार अरे यार, चल एक काम करना, तू कैसे करेगा फिर यार। अच्छा बाकी लोगों को समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा आ गया क्या? यस सर। देखो सुनो, अबे देख क्या है कि वाई एक प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए ए और बी। रॉ मटेरियल ए मेरे पास 450 यूनिट है, बी मेरे पास 600 यूनिट है, यस ठीक है सर। ना। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि मेरे को वाई बनाने के लिए ए तो एक चाहिए लेकिन बी दो चाहिए। तो अब मैं ठीक अगर है ए सर। और बी को मिलाता हूं इस रेशियो में, एक और दो के रेशियो में, तो एक वाई बनता है। अब मैं ए के रेस्पेक्ट पे देखूंगा तो 450 ए है, मैं 450 वाई बना सकता हूं। लेकिन बी के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो मेरे पास 600 बी है, लेकिन क्योंकि दो बी से एक वाई बनता है तो मैं मैक्सिमम 300 ही वाई बना सकता हूं ना। यस सर। तो वही चीज मेरे को यहाँ पे जो लॉजिकली एक्सप्लेन करके समझनी पड़ी है, यहाँ पे मेरे को सिंप्लेक्स पहले ही बता दे रहा है कि ए के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 450 वाई बन जाएगा, बी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 300 ही बन पाएगा, क्योंकि आपको दोनों को चेक करके चलना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं बी को सेलेक्ट किया, क्यों, क्योंकि जब मैं 300 ही वाई बना सकता हूं बी से तो 450 तो नहीं ही बना पाऊंगा ना। हाँ That's why सर। we always select the minimum value of theta, मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा फॉर एग्जिट वेरिएबल, क्योंकि ये जो मिनिमम वैल्यू होती है थीटा की एग्जिट वेरिएबल की, यही आपकी फिजिबल वैल्यू होती है। 450 वाई तो फिजिबल ही नहीं है मेरे भाइयों, 450 वाई तो फिजिबल ही नहीं है। एक मिनट बस क्लास में रोकिएगा, एक मिनट ना।
चलिए चलिए, हाँ, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि एंटरिंग वेरिएबल क्या है, एग्जिट वेरिएबल क्या है। ये भी आपको समझ में आ गया की रो क्या है, की कॉलम क्या है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि मैंने कहा कि ये जो थीटा है ये बताएगा कि धोनी कितनी बॉल खेलेगा। थीटा बताएगा कि धोनी कितनी बॉल खेलेगा। मेरे को एक बात बताना, ये जो मेरा पॉइंटर है ये आपको दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि धोनी कितनी बॉल खेलेगा पता चल गया, धोनी एक बॉल पे रन कितना बनाएगा पता चल गया। धोनी एक बॉल पे 4 रन बनाएगा, 300 बॉल खेलेगा, तो टोटल रन कितना बनाएगा? 1200। तो मतलब क्या है कि टीम का जो स्कोर अभी 0 था, ये अगले इटरेशन टेबल में 1200 होना चाहिए, और अगले इटरेशन टेबल में टेबल के अंदर S2 की जगह Y दिखना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को ना? हाँ, तो मेरे को अभी ये वाला इंतजाम करना है। ये वाला इंतजाम करने के लिए मेरे को करना क्या पड़ता है कि ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है, ये दो का खासियत क्या है कि ये की रो और की कॉलम के इंटरसेक्शन पे है। की रो की कॉलम के इंटरसेक्शन पे है। इस वाले एलिमेंट को अपन कहते हैं की एलिमेंट। इस वाले एलिमेंट को अपन कहते हैं की एलिमेंट। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो जो स्टेप्स मैं बोल रहा हूं अभी पूरा लिखवाऊंगा बेटा, समझने की जरूरत आपको बिल्कुल है, लेकिन अभी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो दिस इज माई की एलिमेंट। सुनते चलिएगा क्या करना होता है। अगर ये मेरा पहला इटरेशन टेबल था, मेरे को दूसरा इटरेशन टेबल बनाना है, सेकेंड इटरेशन टेबल। आई एम गोइंग टू मेक द सेकेंड इटरेशन टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक द second iteration table। second iteration table। इटरेशन टेबल बनाने के लिए वही तरीका है, CB CJ। सर तो जो S2 है वो कॉलम में आ जाएगा। अबे लुक पूरा देख बिल्कुल परेशान मत हो। X Y S1 S2 B थीटा 3 4 0 0। अब देखो मैंने क्या बोला कि हमने ये डिसाइड कर लिया था कि कौन बाहर जाएगा S2, कौन अंदर आएगा Y। तो S1 एज इट इज रहेगा, S1 तो बेसिस में एज इट इज रहेगा, S2 की जगह आ जाएगा Y। S1 का कोफिशिएंट तो 0 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, S1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0, और Y का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 4। एक बॉल पे 4 रन बनाएगा धोनी, 4 आ गया। अब देखो ये जो बीच का तामझाम है, बीच का तामझाम है, इसके लिए क्या करना है। देखो इसके लिए सबसे पहला नंबर 1 थे कि अगर आप इस इटरेशन टेबल से दूसरे में जाना चाहते हैं तो दूसरे इटरेशन टेबल में आपको इस की एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा। की एलिमेंट टू बी 1, की एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा। की एलिमेंट को 1 बनाना पड़ेगा तो मतलब क्या करना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी रो को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। 2 से। तो मैं लिख रहा हूं कि अगर मेरे पास एक नई रो है R2 डैश, ये मेरी नई रो है, R2 डैश मेरी नई रो है, R2 डैश मेरी नई रो है। इस R2 डैश को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा कि पिछली वाली जो R2 थी उसको 2 से डिवाइड कर देता हूं। पिछली वाली R2 को 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया मेरा हाफ, ये हो गया मेरा 1, इसके बाद ये 0 का 0 रहा, इसके बाद ये जो 1 है ये भी हो गया हाफ, इसके बाद जो ये 600 था ये कितना हो गया? 300। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हेलो हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। यहां थीटा तक पर किसी को लगाएंगे कोई भी ऑपरेशन। दिक्कत? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? थीटा का नहीं करना भैया, थीटा करना है, ठीक है ना? थीटा नहीं करना है, बी तक करना है। सुनते चलिएगा, मेरे को की एलिमेंट को 1 बनाना है और की एलिमेंट के ऊपर और नीचे जो भी एलिमेंट है उसको 0 बनाना है। की एलिमेंट के ऊपर नीचे जो भी एलिमेंट है उसको 0 बनाना है। अब देखो ये ZJ तो मेरा प्रॉफिट है, टेबल मेरा सिर्फ इतना है, ये जो S1 S2 मैं ग्रीन डब्बे में बना देता हूँ, ग्रीन डब्बे में बना देता हूँ, टेबल मेरा सिर्फ इतना ही है, यही मैंने टेबल बनाया था। Z तो मैंने निकाला था इस टेबल के हेल्प से। तो ये जो 2 है इसके नीचे तो कुछ नहीं है,
इसके ऊपर ही है, इसके ऊपर कितना है, इसके ऊपर सिर्फ 1 है, इस 1 को 0 बनाना पड़ेगा। तो इस 1 को 0 जो बनाना है, इस 1 को जो 0 बनाना है, इसके लिए जो भी मेरे को व्यवस्था बनानी है, अब जैसे मैट्रिक्स में करते हो बे, मैट्रिक्स में मैंने बोला कि इसको 0 बनाना है, तो क्या करते हो, ये 2 को पहले 1 बना के, ये 2 को 1 बना के यहां लाके माइनस कर देते हो, समझ रहे हो ना, नीचे वाली रो को 1 बना के यहां लाके माइनस कर देते हो, दैट इज व्हाट वी डू, है ना। तो यहां पर भी वही काम करेंगे। और याद रखना कि इसको अगर 1 बनाना है तो यहां पे मैंने 2 से डिवाइड किया था, इसको 0 बनाना है तो जो भी मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो यहीं पे करना है मेरे को, 2 में ही मेरे को मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना है, यहां पे ला के सिर्फ प्लस माइनस कर सकता हूं। नहीं समझे यार? अरे यार मैट्रिक्स में कैसे करते हैं यार, मैट्रिक्स में जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट करना होता है वो इस रो में करते हैं, यहां तो ले जाके सिर्फ प्लस माइनस होता है ना। तो सुनो 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 सुनो, मैं लिखता हूं कि जो मेरे को नया वाला R1 चाहिए, नया वाला R1, ये नई वाली R1 है, इसके लिए पुरानी वाली R1 को पुरानी वाली R1 में से पुरानी वाली R2 का आधा माइनस करना पड़ेगा। सही लिखा हूं क्या? नया वाला जो R1 है उसके लिए पुराने वाले R1 में से पुराने वाले R2 का आधा माइनस करना पड़ेगा। तो देखते चलना, ये था 1, ये भी 1, तो ये तो हाफ हो जाएगा, 1 माइनस हाफ, हाफ, ये वाला तो 0 हो गया, 0। इसके बाद ये देखो, ये 0 है, ये 1 है, तो 1 ही रहेगा, फिर ये 0 है, ये 1 है, तो सुनो ये 1 का तो हाफ हो जाएगा, और 0 माइनस हाफ माइनस, उसके बाद ये 450 है, 600 का हाफ 300, 300 यहाँ लाके माइनस, कितना हो गया बेटा? 150। सुनो अभी थीटा बाद में, थीटा क्या होता है बे? रिप्लेसमेंट रेशियो। थीटा तो तब निकालेगा, थीटा तो तब निकालोगे ना जब किसी को बाहर करना है, अभी क्या है कि थीटा, अभी तो बस लिख दिया बेटा, ठीक है। आगे देख भाई, आगे देख। मैंने कहा कि ये जो S1 की वैल्यू B कॉलम में मिलेगी, Y की भी वैल्यू B कॉलम में मिलेगी। मेरा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो यहां पे दिख रहा है 3x + 4y + 0s1 + 0s2। मेरा जो कंस्ट्रेंट है वो यहां पे दिख रहा है। क्या x मेरे टेबल में है? अरे क्या x मेरे टेबल में है? x बेसिस में है क्या? नो सर। तो जो टेबल में नहीं है, जो बेसिस नहीं है, वो नॉन बेसिस, उसकी वैल्यू कितनी? 0। y की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू सर 0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी? 300। ये समझ नहीं आ रहा सर मेरे को। अबे जो मेरे टेबल में बेसिस कॉलम में नहीं है, देख यहाँ पे टेबल में बेसिस कॉलम में कौन से वेरिएबल नहीं थे? x और y नहीं थे। वैल्यू क्या थी? 0 0। और S1 S2 थे, उनकी वैल्यू मेरे को कहाँ मिली? B कॉलम में मिली, 450 और 600। अबे ये कहाँ से आया? x y को 0 पुट किया, x y को 0 पुट किया तो S1 450, x y को 0 पुट किया तो S2 600। लेकिन अब मैंने क्या किया? अब मैंने देखा यहाँ पे कि x तो मेरे टेबल में नहीं है, x की वैल्यू 0, पर y तो मेरे टेबल में है ना बे, y मेरे टेबल में है, और y अगर मेरे टेबल में है तो y की वैल्यू B कॉलम में मिलेगी, कितनी मिलेगी? 300। तो मेरे मिला x 0 y 300। पहले मैंने कौन से वैल्यू पे चेक किया था? 0 0 पे चेक किया था, पहला फिजिबल रीजन का पहला वर्टेक्स पॉइंट। लेकिन यहाँ पे पता चल गया कि ये वाला तो ऑप्टिमल नहीं है, धोनी और फायदा देगा, तो धोनी को घुसाया बैटिंग करने, तो मेरा नया मेरे को वर्टेक्स पॉइंट मिल गया 0,300। सिंप्लेक्स एल्गोरिथम सिर्फ वर्टाइसेस पॉइंट पे वैल्यू चेक कर रहा है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं यार, क्यों पढ़ा रहे हैं यार, बेटा बिल्कुल दिमाग से निकाल दो।
जब भी इंसान कोई ऐसी नई चीज सीखता है ना, जिसको सीखने में उसको रेजिस्टेंस मिलती है, दिक्कत आती है, उसको सबसे पहले यही लगता है कि ये सबसे बड़ा बेवकूफी और चूतियाप है, इसको छोड़ देता हूँ। दिमाग से ये सवाल बिल्कुल निकाल के, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो, गेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आया है, और जिस तरीके से मैं ये टेबल को समझा रहा हूं ना, एक एक चीज को एक्सप्लेन करके, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। समझ गए ना? उसी टाइप से पूछेगा, एकदम घुमा घुमा के पूछेगा, क्योंकि पहले पूछ चुका है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। यस सर। ठीक है ना? सुनो, आगे देखो, आगे देखो। हाँ, आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा, सर ग्राफिकल से तो 2 मिनट में बन गया था, क्यों इतना तामझाम कर रहे हो? अबे तुमको ग्राफिकल वाला जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया था, उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाल लिया था, तो उस सॉल्यूशन का, उस क्वेश्चन का हेल्प लेकर आपको सिंप्लेक्स एल्गोरिथम समझा रहा हूं। कायदे से सिंप्लेक्स एल्गोरिथम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग दो या दो से अधिक सिंप्लेक्स एल्गोरिथम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि 2 से अधिक वेरिएबल वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। ग्राफिकल में सिर्फ एक्स वाई का खेल चल रहा था, जेड आ गया तो ग्राफिकल ने छोड़ दो, दम निकल गया उसका। सिंप्लेक्स का दम नहीं निकलेगा। 3 करोड़ वेरिएबल ले लो, टॉप क्लास एल्गोरिथम है भाई, टॉप क्लास एल्गोरिथम है। आज समझ लो, कभी ना कभी जिंदगी में किसी को समझाने का मौका मिलेगा ना, तो वो सामने वाला आपका लोहा मान जाएगा। सुनो ध्यान से, इधर देखो। तो ये मेरा आ गया कि x0 y 300, इसमें मैं वैल्यू चेक कर रहा हूं। अब मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं, इसको निकालने के बाद क्या चेक करता हूं कि भैया ठीक है, हमने ये तो निकाल लिया कि S1 हमारा 150 है, Y हमारा 300 है, लेकिन प्रॉफिट तो निकालना है ना। ZJ कैसे निकलता? 0 into half प्लस 4 into half कितना हुआ? बोल बेटा। 2 0 into 0 plus 4 into 1 4 0 into 1 plus 4 into 0 -2 minus नहीं 2 0 into 150 plus 4 into 300 1200। ये साबित कर गया है कि आपका टेबल सही बना है। याद है ना, मैंने बोला था धोनी एक बॉल पे 4 बनाएगा, 300 बॉल खेलेगा, टीम का स्कोर 1200 होना चाहिए। टीम का स्कोर 1200 आ गया इस टेबल में, एकदम सही शॉर्ट टेबल बनाया है, कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। दिस विल वेरीफाई दैट। टेबल बनाने के लिए क्या किया था? टेबल बनाने के लिए क्या किया था? पिवोटल एलिमेंट को क्या बनाया था? 0 बनाया था सर। की एलिमेंट या पिवोटल एलिमेंट को 0 बनाया था? अबे 1 बनाया था। 1 बनाया था, और उसके ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे उनको क्या बनाना था? 0। समझ गए ना? बस यही याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो ZJ निकल गया। अच्छा, ZJ निकल गया, सॉल्यूशन ये आ गया, प्रॉफिट इतना आ गया। ये प्रॉफिट मैक्सिमम है, ऑप्टिमल है कि नहीं है, इसके लिए क्या चेक करेंगे? CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ भकाभक चेक कर देता हूं। 3 - 2 1 4 - 4 0 - 0 0 - 2 समझे कि नहीं समझे? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। CJ माइनस ZJ में मैक्सिमाइजेशन करने निकले हो, CJ माइनस ZJ में अगर एक भी पॉजिटिव है, क्या बता रहा है? अबे ये कौन था? X कौन था? X कौन है तुम्हारा? X को क्या बोलते हैं? विराट कोहली। विराट कोहली है। विराट कोहली बोलता है बे मैं अभी जिंदा हूं, मेरे को अगर एक बॉल खेलने दोगे तो मैं तो अभी भी 1 रन बनाऊंगा। तुम्हारा धोनी तो चलो 4 रन बना रहा है ना एक बॉल पे, लेकिन ये टट्टू शिखर धवन जो है 150 बॉल खेल के अंडा। मेरे को एक बॉल दे दोगे तो मैं तो 1 रन बनाऊंगा। तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप इसको मौका देना है। कौन सा वेरिएबल बनाना है इसको? अगले टेबल में अंदर कौन जाएगा? X जाएगा। इसको अंदर भेजेंगे तो किसी को क्या करना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या चेक करते हैं? थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? B/E। बी तो ये दिख रहा है, ए कहां से लाओगे? सर A 1/2 एग्जैक्टली।
ये जो तुमने की कॉलम सेलेक्ट किया है, की कॉलम में इन वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है यही आपकी ए होती है। फिर से रिपीट कर दिया, 150 बटा हाफ, 300, 300 बटा हाफ, 600, इसको सेलेक्ट करते हैं। कम वाले को। क्यों कम वाले को करते हैं? क्योंकि यही फिजिबल होता है। बोलो ना यार। यस सर। अगले टेबल में बाहर कौन जाएगा? S1, अंदर कौन आएगा? एक्स। X, समझे? 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 हाँ। एक्स एक बॉल पे कितना रन बनाएगा? 3 रन बनाएगा। एक्स एक बॉल पे 3 रन बनाएगा। अबे सीजे माइनस जेड देख कितना बनाएगा? बॉल पे एक रन बनाएगा सर। बॉल पे 1 रन बनाएगा। कितनी बॉल खेलेगा? 300, 3 का स्कोर अभी कितना है? 1200, एक्स के बाद कितना होना चाहिए? 1500। चलो आगे बढ़ता हूँ, अगला इटरेशन टेबल बनाते हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि ग्राफिकल मेथड से ये 2 वेरिएबल वाला प्रॉब्लम 5 मिनट के अंदर अंदर बन गया था। यहाँ पे तो मेरे को टेबल बनाने पड़ रहे हैं, एक टेबल में मेरा 5 मिनट जा रहा है। पर चिंता नहीं करो बेटा, कोई ऐसा आगे चल के प्रॉब्लम आएगा जो ग्राफिकल से बन ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। पर सिंप्लेक्स उसको भी 5 मिनट 10 मिनट के 2 टेबल में बना के दे देगा। और सिंप्लेक्स टेबल से बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो ग्राफिकल मेथड से कभी आप सपने में भी नहीं सोच पाओगे। समझना मेरी बात को, ठीक है ना? तो आगे बढ़ रहा हूं। आई एम गोइंग टू मेक द थर्ड इटरेशन टेबल। तीसरा इटरेशन टेबल बनाने जा रहा हूं। सुनो, CB ये this is x y s1 s2 b और थीटा लिख लेता हूं। जरूरी नहीं है कि थीटा आप शुरू में लिखो, आप चाहो थीटा तब लिखो जब आपको उसकी जरूरत पड़े, ठीक है ना? थीटा तब लिखा करो जब जरूरत पड़ेगी। जरूरत कब पड़ेगी? जब किसी को बाहर करना है, ठीक है? बेसिस में डिसाइड किया था कि S1 की जगह x आ जाएगा, y जो है अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। यहां लिख लेता हूं 3 4 0 0। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से सिर्फ मैंने वेरिएबल्स का कोफिशिएंट उठा लिया है। 3 और 4 का कोफिशिएंट है, x और y का कोफिशिएंट है 3 और 4। 3 और 4। अंदर का तामझाम करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने थे, जल्दी से बता दो भाई। अंदर का तामझाम करने के लिए पहले तो मेरा पिवोटल एलिमेंट को 1 बनाएंगे। ये मेरा पिवोटल एलिमेंट है, ये मेरा की एलिमेंट है। पिवोटल एलिमेंट या की एलिमेंट कहते हैं इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाना है तो इस पूरी की पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो मेरा ऑपरेशन हो जाएगा कि अगर मेरे को R1 डबल डैश चाहिए तो मेरे को R1 डैश को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना? तो ये मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1 0 2 -1। सही जा रहा हूं? 150 इंटू 2। इसके बाद इस वाले हाफ को 0 बनाना है। तो कुछ नहीं करना है कि मेरे को इसको लाके माइनस कर देना है, इसको लाके यहाँ पे माइनस कर देना है। तो जो R2 डैश चाहिए मेरे को, इसके लिए कुछ नहीं करना है, R2 डबल डैश में से R2 डैश को माइनस कर दो। बोलो भाई। यस सर। लिख दिए हैं, यस सर भी बोल दे रहे हो। सर ऑपरेशन गलत लिखा है सर। R2 डबल डैश चाहिए तो R2 डैश में से R1 डैश को माइनस करना है, ठीक है? R2 डैश में से R1 डैश को माइनस, हाफ माइनस हाफ 0। ये 0 आके यहाँ माइनस हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1। ये 1 आके यहाँ माइनस हुआ, अबे -1 0 आके माइनस हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 आके माइनस हुआ, -1
-1। इसके बाद 1 ये क्या है, हाफ है, ये आता माइनस हुआ तो ऐड हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। ये आ गया 1। ये देखो 300, 150 गाढ़ा क्यों हो रहा माइनस हुआ, है? तो मत दे फिर। हेलो हेलो हेलो, तो गरम का कर लिया इतने ज्यादा, इतने गरम क्यों कर लिया? यार ये किसी और से बात कर रहा है। चलो सुनो, तो अब देखो यहाँ पे मेरे को ये समझ में आ गया कि x की वैल्यू कितनी है 300, 300 y की वैल्यू कितनी है 150 पहले मेरा जो वैल्यू था वो 0,300 था, उसके पहले 0,0 था, अब मेरा जो है ये 300,150 है, एक नया ही पॉइंट मिल गया है। इस नए पॉइंट पे पहले तो चेक कर लेता हूँ प्रॉफिट। yes sir ZJ 3 into 1 plus 4 into 0 3, 3 into 0 plus 4 into 1 4, 3 into 2 6, 4 into -1 तो 6 minus 4 2, 3 into -1 -3 plus 4 1, 3 into 300 900 plus 4 into 150 600, 900 600 1500, तो 1500 का अपन ने डिसाइड किया था, 1500 आ गया, मतलब अपना टेबल सही बना है, कहीं भी किसी प्रकार का कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। नहीं। तो अब ये जो सॉल्यूशन आया है ये ऑप्टिमल है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, CJ माइनस ZJ 3 -3 4 - 4 0 -2 -2 -1। सुनो, अबे सुनो बे, अबे सुनो, क्या ये अंदर जा सकता है, क्या x अंदर जा सकता है, नहीं सर, ऑलरेडी अंदर है, कितना अंदर भेजोगे, डुप्लीकेट लाओगे इसका क्या, y अंदर जा सकता है क्या, ऑलरेडी अंदर है, जो नहीं। अंदर है, जो बेसिस है, हमेशा उनका CJ - ZJ 0 आता है, यकीन नहीं चेक कर लो, यहाँ पे बेसिस क्या है S1Y इनका CJ - ZJ क्या आया है, आएगा ही सर वो तो। S1 S2 इनका CJ - ZJ क्या आया 0, अबे ऑलरेडी टीम में है और क्या फायदा दे देगा, जान निकाल के हथेली पे रख देगा क्या। सुनो, क्या ये अंदर जा सकता है, नहीं सर, नो सर अगर इसको अंदर भेजोगे ये तो एक बॉल को 4 रन कम कर देगा, कहर ढा देगा ये। इसको अंदर भेज सकते हो क्या, नहीं भेज सकते, ये भी कहर ढाएगा। मतलब क्या बे, मतलब क्या, मतलब ये कि मैक्सिमाइजेशन करने निकले थे और अब CJ - ZJ में कोई पॉजिटिव वैल्यू बची ही नहीं, कोई ये बचा ही नहीं बोलने वाला कि मैं और फायदा दे सकता हूं। मतलब अगर CJ - ZJ में मैक्सिमाइजेशन के केस में सारी वैल्यू 0 या नेगेटिव आ जाए, मैं रिपीट करता हूं, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के केस में CJ - ZJ इटरेशन टेबल में सारी वैल्यू या तो 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए, दैट मींस द सॉल्यूशन इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये वाला जो विजिबल रीजन का वर्टेक्स पॉइंट है, इसके आगे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और यहां से आपको सॉल्यूशन मिल गया कि x बराबर 300, y बराबर 150, टीम का स्कोर बराबर 1500 सर हाँ सर अगर उसमें मिनिमम बोलता तो क्या -2 को भेज देते अंदर? हाँ, मिनिमम बोलता तो -2 को अंदर भेजते। याद रखो कि मैक्सिमाइजेशन जब करना है तो पॉजिटिव वैल्यू अंदर जा रही थी, पॉजिटिव वैल्यू। अगर इसी प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन कर देता ना तो तुम्हारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहीं पे आ गया होता, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू है और ये जाएगा तो बढ़ाएगा, कम नहीं कर पाएगा। समझे ना बे, समझे ना बे, समझे ना बे, करेंगे ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। नाउ एट दिस पॉइंट दिस इज माय ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा सुनो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो है, लेकिन मैंने ग्राफिकल में देखा था कि सॉल्यूशन 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? मल्टीपल ऑप्टिमल, नो सॉल्यूशन, बताया था कि नहीं बे? यस सर। 4 क्वेश्चन किए थे बेटा, यूनिक का भी किए हो, मल्टीपल ऑप्टिमल का भी, अनबाउंडेड का भी, नो का भी।
Yes, sir. सिंप्लेक्स आपको बताएगा कि आपका जो सॉल्यूशन है इन चारों में से किसके जैसा है। सिंप्लेक्स भी आपको बताएगा कि आपका जो सॉल्यूशन है इन चारों में से किसके जैसा है, लेकिन कैसे बताएगा ये अभी नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा एक अगले क्वेश्चन के बाद, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी कुछ मत करो। अगर आपने मेरे को ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन था, जो मैंने पूरा का पूरा टेबल बनाया, क्या आपने इसको अपनी अपनी कॉपियों में नोट कर लिया है क्या? Yes, sir. हाँ सर, आपकी शादी कर ली सर। यहाँ तक पूरा अप टू डेट हो एकदम, जहां तक मैं पहुंचा हूँ? लास्ट sir. इटरेशन टेबल बनानी है बस। जल्दी से लास्ट इटरेशन टेबल बनाओ, फिर एक चीज आपको लिखा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया सर। लिखो। CJ इक्वल coefficient of variable in the objective function, CJ equal coefficient of variables in the objective function, CB equal coefficient of basis variable in the objective function, coefficient of basis variable in the objective function, CJ minus ZJ equal change in the objective function, change in the objective function by addition of one unit of variable, change in the objective function by addition of one unit of the variable, change in the objective function by addition of one unit of the variable, एक बॉल पे कितना रन बनाएगा। CJ माइनस ZJ का मतलब होता है कि 1 के करस्पॉन्डिंग ये पता चल रहा है कि X एक बॉल पे 1 रन बनाएगा। ठीक है, सिमिलरली Y के करस्पॉन्डिंग पता चला कि Y एक बॉल पे 4 रन बनाएगा। तो एक यूनिट के एडिशन से ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कितना चेंज आएगा, ये होता है CJ माइनस ZJ। नेक्स्ट लिखिएगा थीटा। लिखिए थीटा इक्वल रिप्लेसमेंट रेशियो, थीटा इक्वल रिप्लेसमेंट रेशियो is equal to small b by small a,
where small a equal corresponding value of key column. Small a equal corresponding value of key column. कॉमा करके लिखेंगे, नीचे उसके लिखेंगे थीटा रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम इंक्रीज इन द एंटरिंग वेरिएबल. थीटा रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम इंक्रीज इन द एंटरिंग वेरिएबल. Theta represents the maximum increase in the entering variable without violating the respective constraints. Without violating the respective constraints, comma. अब जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूं कॉमा के बाद, इसको अंडरलाइन करते हुए लिखेंगे. इफ थीटा इज नेगेटिव, इफ विदाउट वायलेटिंग, हाँ, विदाउट वायलेटिंग द रेस्पेक्टिव कंस्ट्रेंट्स, without violating the respective constraints, comma, if theta is negative, if theta is negative, the intersection is not in the first quadrant. If theta is negative, the intersection is not in the first quadrant. If theta is negative, the intersection is not in the first quadrant, and the entering variable can be increased, and the entering variable can be increased infinitely, and the entering variable can be increased infinitely without violating the constraints. The entering variable can be increased infinitely without violating the constraints. उसी के नीचे लिखिएगा एक लाइन छोड़ करके, इफ स्मॉल बी इज जीरो, इफ स्मॉल बी इज जीरो, if small b is 0, comma, to calculate theta, if small b is 0, comma, to calculate theta, it will be considered as ऐसा delta. It will be considered as delta, triangle छोटा सा, where delta is a very small positive number, where delta is a very small positive number. Delta is a very small positive number. पैरा चेंज करके लिखिएगा, अगले लाइन से लिखिएगा, मेंबर एट द इंटरसेक्शन ऑफ की रो, member at the intersection of key row, KEY, key row and key column. की रो और की कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो एलिमेंट होता है, member at the intersection of key row and key column is known as pivotal element or key element, is known as pivotal element or key element. Full stop. For the next iteration, pivotal element must be 1.
For the next iteration, pivotal element must be 1 and all other elements in that column must be 0 and all other elements in that column must be 0. मेरे ख्याल से समझ गए होगे ये पॉइंट, है ना? की एलिमेंट को 1 बनाना था और उसके ऊपर नीचे उस पर्टिकुलर कॉलम में जितने भी एलिमेंट है सबको बनाना है 0. उसके नीचे नोट करके लिखना, नोट करके एक पॉइंट लिखना, iteration pivotal element नोट करके एक पॉइंट लिखना उसी के नीचे. टू ऑब्टेन 0 if any multiplication is required, to obtain 0 if any multiplication is required, to obtain 0 if any multiplication is required, it should be performed on the row, it should be performed on the row which contains the pivotal element. It should be performed on the row which contains the pivotal element. सर एक बार और रिपीट कर दो सर. नोट कौन सी लाइन को? सर नोट वाली. To obtain 0 if any multiplication is required, it must be performed on the row which contains the pivotal element, which contains the pivotal element. चलिए, ये अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करना है. मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देखकर, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस क्वेश्चन, मुझे बताओ कि इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए. यूनिक, मल्टीपल, ऑप्टिमल, अनबाउंडेड की नो सॉल्यूशन? बोलो भाई. सर मल्टीपल ऑप्टिमल. देखिए, इस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सर पैरेलल लाइंस दिख रही हैं वो सर. एग्जैक्टली, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये वाली कंस्ट्रेंट जो है ये पैरेलल है. तो इसका जरूरी नहीं है कि मल्टीपल ऑप्टिमल होगा, हो भी सकता है. चांसेस आर कि ये मल्टीपल ऑप्टिमल हो सकता है. होगा कि नहीं होगा ये तो मेरे को बनाने के बाद ही के बाद पता चलेगा वो तो. ठीक है ना? सुनो 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 सुनो, एक काम करो, इस क्वेश्चन को ना आप लोग पहले बनाओ ग्राफिकल मेथड से, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा. पहले ग्राफिकल से बना के देखो कि इसका सॉल्यूशन कैसा है, और ग्राफिकल के बाद इसको सिंप्लेक्स से बनाओ. ठीक है ना? दोनों से बना लोगे ना तो दोनों मेथड पे आपका हाथ साफ हो जाएगा. और उसके बाद मैं भी जल्दी जल्दी दोनों को बनाता हूं, और ये दोनों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग आज जो है खत्म करके अगले क्वेश्चन पे जल्दी से कूदेंगे. ठीक है ना? तो पहले ग्राफिकल से बनाओ, फिर सिंप्लेक्स से बनाना. ठीक है ना? जल्दी चालू हो जाओ. मैं ग्राफिकल से नहीं बनाऊंगा, मैं सिंप्लेक्स से बनाऊंगा बस. चलिए.
हेलो सर, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ रहा है। चलो वेरी गुड, अब सिंप्लेक्स बनाना स्टार्ट करो। ओके सर।
चलिए, और किसी का बना? सेकंड इटरेशन पे सर वो मेरा एक चीज छूट गई थी, जो आपने बोला था ना कि ग्राफिकल सॉल्यूशन में मल्टीपल ऑप्टिमल देखते हैं, वो कैसे देखते थे? फिर पूरा बताना पड़ेगा, बाद में तेरे को व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है, अलग से। ठीक है सर।
किसी का नोट्स ले लेना। यस सर। इसको बनाना है 1 0 1/5 0 1/0 इनको बनाना है 0, ये 0, ये 4, इस एलिमेंट को 0 बनाना है इसमें, तो क्या लगेंगे r1 dash equals r1 minus 1/5 r2 2 minus 2/5 8/5 1 0 minus 1/5 10 minus 20/5 नीचे वाले को 0 बनाना है तो r3 पे लगेंगे r3 dash पे r3 minus 3/5 r2 सर 1 मिनट बस minus 4/5 0 0 1 0 4 10 सर 40 आ रहा है क्या? हाँ 40 है। हाँ सर हो गया। चलिए देखें इसको जल्दी से।
यस सर। तो सबसे पहला काम क्या किया, मैंने वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा मेरे को बताओ कि सब लोग जो है इसके पूरा आखिरी सॉल्यूशन तक आ गए हो क्या? यहाँ तक सब लोग पहुंच गए क्या? प्लीज गिव मी हाँ यस। सर। यस सर। यस सर। रोहित, यस सर। शिवम, रोहित, ठीक है। यस सर। चलिए तो देखो सुनो, अब यहाँ पे समझो सॉल्यूशन तो मेरे को मिल गया, बट मेरे को पता है ग्राफिकल मेथड से चेक करने के बाद मेरे को पता है कि इसका सॉल्यूशन मल्टीपल ऑप्टिमल है। ये कैसे पता चलेगा? देखिए सिंप्लेक्स सारी देता है, सिंप्लेक्स केवल टेल्स द ट्रूथ एंड एवरीथिंग। समझना मेरी बात को, ठीक है? ध्यान से देखना। सर वो x2 10 नहीं होगा ऊपर? x2 10 कहाँ पे भाई? सर वो ऊपर जो लिखा है सेकंड इटरेशन। नहीं यार, ये वाली वैल्यू होती है ना बी कॉलम में। अच्छा ठीक है ठीक है। बस सुनते रहना अभी। मुझको बताओ क्या ये वाला अंदर जा सकता है क्या? सर कौन सा? नहीं सर। सुनना मेरी बात, ये जा सकता है क्या? नहीं सर। ये नो सर। ये भी नहीं जा सकता। ये नो ये सर। तो लॉस करा देगा सर। ये भी नहीं जा सकता। नो सर। देखते चलना। तो ये तीन तो अंदर हैं। तीन का अगर मैं देखूंगा S1, S3 और X2, इनका तो वैल्यू यहाँ पे 0 ही दिखेगा। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये मेरा फाइनल इटरेशन टेबल था। फाइनल इटरेशन टेबल, मार्क माय वर्ड्स, आखिरी इटरेशन टेबल था, और इसमें x और y अंदर थे, तो x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आ गई थी। यस सर। देखो बाकी जो दोनों अंदर नहीं थे, बाकी जो दोनों अंदर नहीं थे, मैक्सिमाइजेशन के केस में उनकी वैल्यू क्या आई है? नेगेटिव। लेकिन सुनो, यहां पर भी मैक्सिमाइजेशन कर रहा था, मैंने मैक्सिमाइजेशन यहां पर भी किया है। जो टेबल में है उनकी वैल्यू तो 0 आ गई है, और जो टेबल में नहीं है S2 और X1, क्या इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव है? नो सर। S2 जीरो। तो नेगेटिव है मेरे भाई, पर X1 की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। नहीं है। इसका मतलब क्या है पता है? अगर मान लो आपने X1 को एंटर करा दिया, क्या X1 आपके टीम के टोटल स्कोर में कोई बेनिफिट देगा? नो सर। नो सर। लेकिन अगर X1 अंदर जाएगा मेरे भाई, X1 अगर अंदर जाएगा तो डेफिनेटली थीटा निकालने पे कोई ना कोई बाहर भी जाएगा। यस सर। हाँ। तो अगर X1 अंदर गया, फिर इन तीनों में से कोई और बाहर गया, उसकी जगह X1 आ गया, तो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो तो चेंज हो जाएगा ना। यस सर। अबे टीम का स्कोर तो 40 ही रहेगा, क्योंकि ये तो एक बॉल पहले 0 ही बनाएगा। लेकिन अगर ये जो है X1 अगर बॉल खेलने लगेगा, कोई और आउट हो जाएगा, तो आपने जो ये सॉल्यूशन रखा है X1 0, X2 4, X1 के अंदर जाने से X1 का बी कॉलम में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना। यस सर। All I am trying to say here is कि हालांकि मेरा सॉल्यूशन चेंज नहीं हुआ, मेरा जो ऑप्टिमल वैल्यू है, जो z का वैल्यू है वो नहीं बदला, लेकिन जो मेरा सॉल्यूशन है जो कि अभी 0,4 था, x1 के अंदर जाने से ये सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। आई विल गेट वन मोर वैल्यू जिसपे मेरा z, मेरा प्रॉफिट 40 रुपए रहेगा। यस सर।
Basically, what I'm trying to say that this problem do not have one solution. It has more than one solution. एक से अधिक coordinates पे Z40 आ रहा है. There are more than one solution. और अगर एक से अधिक solution है, तो I say the problem is a case of multiple optimal. मेरी Yes, बात sir. समझ में आई किसी को? यस sir. सर Yes, sir. पक्का ना? हाँ सर. देखिए, पहचानने का सबसे आसान तरीका है फाइनल इटरेशन टेबल आ गया. यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया था. इटरेशन टेबल ये लास्ट इटरेशन टेबल है. अगर आखिरी इटरेशन टेबल में नंबर ऑफ बेसिस वेरिएबल से ज्यादा जीरो अवेलेबल है. बेसिस वेरिएबल 3 है. यहाँ पे 3 जो था, साथ में एक एक्स्ट्रा जीरो और अवेलेबल था. अगर फाइनल इटरेशन टेबल में बेसिस वेरिएबल से ज्यादा जीरो अवेलेबल है, then we say that this problem is a case of multiple optimal solution. क्योंकि ये वाला जीरो के करस्पॉन्डिंग वाला वेरिएबल अभी भी टेबल में जा सकता है, सॉल्यूशन बदल सकता है, लेकिन टोटल z की वैल्यू में कोई भी चेंज प्राप्त नहीं होगा. नहीं. अगर मैं यहाँ पर देखूं इस वाले क्वेश्चन में, तो जितने बेसिस वेरिएबल हैं उतने ही जीरो हैं. बाकी वैल्यू नेगेटिव आएंगी या फिर पॉजिटिव आएंगी अगर मिनिमाइजेशन है. तो अगर नंबर ऑफ जीरो बराबर नंबर ऑफ बेसिस वेरिएबल है ऑप्टिमल टेबल में, फाइनल टेबल में, देन दैट प्रॉब्लम इज अ केस ऑफ Multiple optimal. Unique. Sorry. यूनिक सॉल्यूशन मेरे भाई. Yes sir. अगर Yes sir. जीरो बराबर नंबर ऑफ बेसिस वेरिएबल है फाइनल इटरेशन टेबल में, तो यूनिक सॉल्यूशन. अगर एक भी जीरो ज्यादा है तो इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल Multiple optimal. सॉल्यूशन. ठीक है, सभी को क्लियर है? जल्दी से बोलो यार. Yes, sir. Yes sir. चलो इस पॉइंट Yes, sir. जल्दी से लिखिए. दिखा देता हूँ आपको. एक मिनट यार, एक मिनट. लिखिए, if Cj minus Zj row of simplex table, if Cj minus Zj row of simplex table, if Cj minus Zj row of simplex table for basis element is 0, for basis element is 0, and for non-basis element is negative, and for non-basis element is negative, for maximization problem, for non-basis element is negative, for maximization problem, and positive for minimization problem, and positive for minimization problem, then the solution is said to be a unique solution. Then the solution is said to be a unique solution. दूसरा लिखिएगा मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन. मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अभी जो लिखाया मैंने पैराग्राफ, ये यूनिक सॉल्यूशन का था. नेक्स्ट लिखिएगा मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन. मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिखेंगे if Cj minus Zj row of simplex table, if Cj minus Zj row of simplex table
if Cj minus Zj row of simplex table for basis element is 0, for basis element is 0, and for one of the non-basis element, अच्छा लिखिएगा and for at least one of the non-basis element is also 0, and for at least one of the non-basis element is also 0, then the solution is said to be a case of multiple optimal solution. Then the solution is said to be a case of मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। चलिए नोट हो गया सभी का? Yes, sir. आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूं, आगे कल प्रोसीड करेंगे, ठीक है? कोई डाउट है? Yes, sir. Thank कोई भी डाउट है तो चलो बाय।